आज उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर कम्प्लेक्स फंक्शंस और रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शंस को पढ़ लिया था। आज हम पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे और इसके साथ पोलर कोऑर्डिनेट और इसके रिलेटेड कुछ और डाटा भी डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ने का डिनोट करते हैं x प्लस आयोटा वी से आयोटा वाई से, वेयर x, चूँकि हम लोग के पास जब पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास दो पैरामीटर यूज़ होते हैं, r और थीटा। तो x को हम रिप्लेस करते हैं r cos थीटा से और y को रिप्लेस करते हैं r sin थीटा से। ठीक है, अब यही चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब इस चीज़ से मैं यहाँ पे कोई चीज़ को r अगर कॉमन ले लूँ तो ये चीज़ बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब इस चीज़ को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ये r कॉमन ले लूँ, इस चीज़ को मैं ये लिख लूँ आयोटा थीटा, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, हम जब एक्सपोनेंटल कम्प्लेक्स एक्सपोनेंटल फंक्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे वहाँ पे। तो ये अभी यहाँ याद कर लें कि जब भी आपके पास e की पावर आयोटा थीटा होता है तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसी तरह अगर आयोटा y होता तो मैं क्या लिखता cos y प्लस आयोटा sin y होता था। ये हमारे पास क्या हो गया, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है। अब आते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, जैसे ये z r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा होता है। अब ये हमारे पास रियल पार्ट होता था, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता था। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने कहा z प्लस x प्लस आयोटा y होता है, तो z को मैं ये लिखता था कि u प्लस आयोटा v अगर मैं लिख लूँ, वेयर x प्लस आयोटा y, u इज इक्वल टू क्या हो जाता था, x हो जाता था, और v जो होता था वो y हो जाता था। ये रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देते थे। अब इसी तरह हम लोग इसके अंदर भी यही करेंगे कि जो हमारे पास ये फंक्शन बन गया था कि z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब ये जो हमारे पास पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, u r थीटा, मीन्स आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट हमारे पास z क्या होता है, r cos थीटा होता है, और इसी तरह v r थीटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। अब इसी तरह मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल पढ़ता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कि एफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं जी को किस चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्यों, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या कर दूँगा, मैंने कहा एफ जी इज इक्वल टू, अब जी की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा होल का क्या कर दूँगा, स्क्वायर कर दूँगा। ठीक है, अब हमने एक एलर फंक्शंस पढ़ेंगे, वो डे मोइर थ्योरम पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के पास जो r है वो आप लोगों के पास कॉमन ले लें, यहाँ से cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हो जाता है। ठीक है, होल पावर वैसे का वैसे रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, r के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और जो चीज़ यहाँ पे पावर होती है, डे मोइर थ्योरम ये कहता है कि वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी हमारे पास पावर में 2 है तो ये 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, और प्लस आयोटा साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो हमने ये एक एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब अगर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाहते हो तब भी कर सकते हो ना, कि u r थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर cos 2 थीटा, और v r थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, r स्क्वायर sin 2 थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंटल फंक्शंस के ऊपर, फिर कम्प्लेक्स एक्सपोनेंटल फंक्शंस पे, और इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक्सपोनेंटल फंक्शन होता क्या है। अब एक्सपोनेंटल फंक्शन होता क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर एफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर b की पावर में कोई आप लोगों के पास वेरिएबल हो, वेयर x क्या होना चाहिए, वेरिएबल हो, x क्या हो वेरिएबल, एंड b क्या हो कांस्टेंट, b कांस्टेंट, जिसको बेस भी कहते हैं।
बेस अगर आपकी कांस्टेंट हो और पावर आप लोगों के पास क्या हो, वेरिएबल हो, तो उस वक्त आप लोग इसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। याद रखिए, एक होता है पावर फंक्शंस। पावर फंक्शंस में और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में मेन फ़र्क यही होता है कि उसके अंदर जो पावर होती है ना वो कांस्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर मैं f(x) = x की पावर 2 लिख लेता हूँ। अब बेस तो वेरिएबल है लेकिन पावर क्या है, एक कांस्टेंट है। पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस चीज़ को मैं क्या नाम दूंगा, एक पावर फंक्शंस का नाम दूंगा। ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें जो पावर होती है वो दरअसल वेरिएबल होती है। अब हम बात करते हैं कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर। अब कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो एक्सपोनेंशियल बनेगा उसकी पावर क्या होगी, यानी जिस चीज़ की पावर होगी ना, जिस तरह हम लोगों ने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल रखी थी, तो यहाँ पे वो जो वेरिएबल होगा वो किस फॉर्म में होगा, कम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, e⁻z। अब e⁻z जो होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया ना कि f(x) = e⁻z। अब z क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब z को मैं लिख सकता हूँ e⁻x + i⁻y, क्योंकि z आप लोगों के पास कम्प्लेक्स नंबर है ना। अब इस चीज़ को मैं ex अलग कर देता हूँ और इस तरह e⁻x अलग कर देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ e⁻i⁻y से। इस तरह कर सकता हूँ ना, अलग कर सकता हूँ, बेस सेम हो। तो e⁻x अलग कर देता हूँ। अब इसी तरह बिल्कुल जैसे हम लोगों ने e⁻i⁻θ लिखा था अभी थोड़ी सी देर पहले, तो इसी तरह e⁻i⁻y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos y + i sin y। ठीक है। अब आप लोगों के पास इस चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, cos y हो जाएगा + i e⁻x sin y भी हो सकता है। अब इसी तरह अगर मैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग भी करना चाहता हूँ तो आप लोगों के पास u(x) u क्या होगा, वो आप लोगों के पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, e⁻x cos y, और v क्या हो जाएगा, e⁻x sin y। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक आधी एग्जांपल हम लोग करते हैं कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, जिसमें उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e⁻z एट द फॉलोइंग पॉइंट। z के उसने मुख्तलिफ वैल्यूज़ दिए, हम कोई एक पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने वो फंक्शन कॉपी किया कि f(x) = e⁻z। अब z की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि x + i जो y होता है वो =0 है। अब ये इसका मतलब क्या होगा कि x भी =0 है एंड y भी =0 है। अब इसको अगर मैं ओपन भी करना चाहता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैंने इस चीज़ को ओपन किया था ना, यहाँ पे e⁻x रियल पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अब e⁻0 + i⁻0 लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि z 0 है, तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा एब्रीवेट किया। तो e⁻0 मैंने अलग कर दिया प्लस cos 0 + i e⁻0 sin 0। अब cos 0 पे तो 1 होता है और e⁻0 भी 1 होता है, ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे sin 0 पे 0 हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं z की वैल्यूज़ यहाँ पे ले लूँ i, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। अब वापस उसी की तरफ आता हूँ। मैंने कहा f(x) = होता है e⁻z। अब z को मैं लिख सकता हूँ 0 + i लिख सकता हूँ ना, क्योंकि y की जगह पे 1 आ जाता है यहाँ पे। तो e⁻0 वैसे वैसे आ जाएगा, cos 1 हो जाएगा प्लस i e⁻0 sin 1 हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, e⁻0 क्या हो जाएगा, 1। अब जो cos 1 की वैल्यू है वो क्या होती है, 0.5403, और जो उसकी वैल्यू होती है वो 0.8415 i होती है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।